हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से आप कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाला वीडियो जो मैंने लाइव क्लास में लिया था वापस से मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी वो भी अब इसको कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा लेकिन सारी चीज़ें अपन 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज की वीडियो क्लास में लास्ट वाला टॉपिक ही अभी थोड़ी देर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ कुलाम्स लॉ। और इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं करता बच्चों। चलिए देखो, कुलाम्स लॉ क्या था। तो कुलाम ने एक पर्टिकुलर लॉ दिया स्टेशनरी चार्जेस के लिए। कौन से चार्जेस के लिए? स्टेशनरी चार्जेस के लिए। स्टेशनरी चार्जेस, और इसी के साथ में वो कैसे चार्ज होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस के लिए उसने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या बोल रहा था? उसने बोला कि अगर हमारे पास में दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हों, दो क्या हों? स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हों। मान लीजिए कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है और दोनों स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब तो आपको वैसे पता ही होगा क्या होता है। पॉइंट चार्ज जिसका साइज़ क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स के अंदर पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम इन चार्जेस को डिस्कस करते हैं, इसको लाइन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो कुलाम ने बताया कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के मिड में कुछ ना कुछ फोर्स लग सकता है, या तो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का। शुरुआत में जब इन्होंने ये लॉ दिया था बच्चों, तो उन्होंने रिपल्शन को ही फैक्ट माना था कि चार्जेस के मिड में इनिशियली रिपल्शन ही लगता है। लेकिन उसके 1 या 2 साल बाद में उन्होंने बोला था कि जो मैं लॉ दे रहा हूँ वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों के लिए सेम बिहेव करता है। ठीक है, तो दोनों को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी दोनों चार्जेस को प्लस का मान करके चल रहा हूँ। दोनों चार्जेस को कैसा मान करके चल रहा हूँ? प्लस का मान करके चल रहा हूँ। तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर कुछ ना कुछ क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। इस फोर्स को आप कुलाम फोर्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हो, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या बताया उसने कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज जिनके मिड में एक फाइनाइट डिस्टेंस आर हो, वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं। ये जो लगने वाला फोर्स है बच्चों, ये जो एफ अपन ने लिखा है, ये जो लगने वाला फोर्स है ना, ये फोर्स इन दोनों चार्जेस मतलब Q1 और Q2, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इसी के साथ में ये लगने वाला जो फोर्स है, इनके मिड में जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के मिड में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये लगने वाला फोर्स जो है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ना, इस लाइन के अलोंग ही काम करता है। ये चीज़ बताई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या क्या बताया? जो लगने वाला फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, उनके मिड की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये लगने वाला फोर्स इनको मिलाने वाली लाइन या जॉइनिंग लाइन के अलोंग वर्क करता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए तो ये कुछ ऐसा बनता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बताओ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या है? के है यहाँ पर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वो फोर्स हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलाम फोर्स। दिमाग में रहेगा, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डन हुआ इतना? ये बात एकदम क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। मैं साइड में लिख भी देता हूं कि कुलाम फोर्स मतलब कुलाम्स लॉ है क्या, तो आपको साइड में दिखाई देगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कुलाम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन working between stationary point charges
is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges. This force works along the line joining the charges. बात समझ में आ गई क्या? तो चलो, इतना डन हुआ बच्चों? ये अपनी रामायण ठीक है क्या इतनी? चलो अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। यहां पर ये जो के है ना बच्चों, ये जो के आपको दिखाई दिया, ये के बच्चों इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, ये जो के है ना, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अभी इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इसी के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है ना? तो इसको पहले डिस्कस करते हैं कि भैया ये के क्या चीज है। तो मैं वापस से एफ का फॉर्मूला लिख देता हूं कि ये एफ क्या है। एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बताओ यही था। चलिए अब इस एफ को जब मैं डिस्कस करता हूं या के को मैं डिस्कस करता हूं तो के का अपना एक फॉर्मूला है। चलो के का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। के दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब आप सोचोगे कि सर एक कांस्टेंट में दो कांस्टेंट और डाल दिए आपने, है ना, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो के को तो अपन ने लिखा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको ध्यान में रखिएगा, बोलते क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्री स्पेस का मतलब होता है हमारे पास में वैक्यूम। ठीक है, और एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम पर है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये एप्सिलॉन आर होता है। ठीक, ये जो एप्सिलॉन नॉट अपन डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, ये फ्री स्पेस वाला या वैक्यूम वाला, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी यूनिट मैं आगे लिख दूंगा कि इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होती है, लेकिन अभी आप इसका वैल्यू ध्यान रखो कि एप्सिलॉन नॉट इज फिक्स्ड वैल्यू और इसका वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन ये जो एप्सिलॉन आर है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए इतनी होती है, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए। एयर की बात की जाए तो इट इज 1.0003 एयर के लिए, जिसे हम नॉर्मली कितना मान करके चलते हैं? 1 ही मान करके चलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फिर ग्लास के लिए इसका वैल्यू चेंज होता है ना। बहुत सारी बुक में इसे 3.8 से लेकर के 12 और 14 तक लेकर के गया है, तो ग्लास के लिए वेरी करता है। वाटर के लिए इसका वैल्यू 80 होता है। तो आप गौर कीजिए कि ये जो एप्सिलॉन आर है ना बच्चों, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ये मीडियम के ऊपर क्या है? एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। डन हुआ इतना। अब थोड़ा सा वापस से के ऊपर आ रहा हूं मैं बच्चों। के एक फॉर्मूला तो बता चुका हूं मैं, और के का अगर आप यहां से एक फॉर्मूला देखेंगे, इस वाले फॉर्मेट से एक फॉर्मूला देखेंगे, तो इट इज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। ये वाला फॉर्मूला लिखने का भी एक कारण है, मेरे को के का यूनिट और डायमेंशन चाहिए, इसलिए मेरे को ये वाला फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब के को मैं वापस से डिस्कस करना चालू करता हूं। चलिए, व्हाट इज के? तो हमने बोला के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन वैक्यूम, के इन वैक्यूम। तो अगर हम वैक्यूम की बात करें तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो उस केस में के का वैल्यू बच्चों, मतलब फॉर्मूला के का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट अपने आप में फिक्स है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जैसे ही हम पुट करते हैं तो के का वैल्यू भी फिक्स आता है, 9 इंटू 10⁻9। ये ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैल्यू है के।
ठीक है, तो ये क्या हुआ 9 इंटू 10⁹9 के का वैल्यू। अब यूनिट देखो, यूनिट क्या आएगी के की, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2, एफ न्यूटन, आर स्क्वायर डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 चार्जेस हैं, कूलाम स्क्वायर होगा नहीं होगा, दैट इज द यूनिट ऑफ के। बच्चों बात समझ में आई। चलिए अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट देखो, के की यूनिट आ गई तो एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, देखो अगर आप के और एप्सिलॉन नॉट को देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, 4 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, तो के की यूनिट का उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिख रहा हूं मैं, देखो साइड में जहां एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखा है ना वहीं लिख रहा हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब के का डायमेंशन भी देख लो हाथों हाथ, के का डायमेंशन भी हाथों हाथ देख लीजिए। के का डायमेंशन कितना, तो फोर्स, वापस से देखो डायमेंशन हमेशा फॉर्मूला से ही निकलेगा, ठीक है, तो डायमेंशन निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला ही यूटिलाइज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। देखो तो डायमेंशन इसका क्या आएगा, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, m1 L1 T-2। बताओ फोर्स का डायमेंशन यही होता है क्या, यही चीज है। चलिए आर स्क्वायर डिस्टेंस है, L1 होता है और स्क्वायर है तो L2 कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q1 Q2, चार्ज का डायमेंशन कितना है, A1 T1 था ना, AT था, और यहाँ पे Q1 और Q2 दो बार चार्ज आया है तो इट विल बिकम A2 T2। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए तो K का डायमेंशन आपको पता चलेगा बच्चों, इट विल बिकम M1 L3 T⁻, अब T⁻ देखो -4 है क्योंकि ये T-2 नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको, ये T-2 ऊपर जाए, सॉरी T+2 ऊपर जाएगा तो T⁻2 और एडअप हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर A⁻², ये पता चल रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। तो डायमेंशन पता चला, ये किसका डायमेंशन है, के का। तो अगर ये के का डायमेंशन है तो फिर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना होगा बच्चों, दिस डायमेंशन इज, जस्ट उल्टा कर दीजिए, के डायमेंशन का उल्टा कर दीजिए, M-1 L-3 T4 और A2। बताओ ऐसा ही होगा क्या, यही आएगा। पता चला बच्चों, तो ये चीज थी के, उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि क्या है के और क्या है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं ना ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। और ये के वैक्यूम में अपन ने डिस्कस किया है, ये कहाँ डिस्कस किया है, के वैक्यूम में डिस्कस किया है। अगर मीडियम की बात होगी तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा के का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, फिक्स नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज नॉट एक्चुअली ए कांस्टेंट फॉर एवरी मीडियम, है ना, इट्स वैल्यू गेट चेंजेस बाय मीडियम, है ना, मीडियम टू मीडियम इट्स वैल्यू गेट चेंज्ड, ऐसा ही तो हो रहा है, हर एक मीडियम के लिए इसका वैल्यू क्या है, चेंज है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आई। तो मैं के लिए एक लाइन लिख सकता हूं, क्या, के इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम एज वेल एज टेम्परेचर, क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड यूनिट सिस्टम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि के का वैल्यू अभी तो आपने वैक्यूम में पढ़ लिया 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, लेकिन अगर आप इसी के वैल्यू को आप किस में डिस्कस करते, CGS में डिस्कस करते, ये तो अपन ऐसा ही में लिखा है, अगर अपन CGS में डिस्कस करते तो यही के का वैल्यू 1 आता बच्चों, CGS में के का वैल्यू 1 होता है, तो CGS के अंदर फॉर्मूला जो है आपका वो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² आ जाएगा वैक्यूम के अंदर,
है ना। चलिए, तो वैसे अपनी बुक के अंदर कहीं CGS वैल्यू डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि CGS सिस्टम में K का वैल्यू इन वैक्यूम 1 होता है। ठीक है ये बात। तो चलिए, तो K पता चला, K मीडियम पर डिपेंडेंट है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। डन हुआ। चलो, अपन ने K का यूनिट और डायमेंशन चेक किया है, अपन ने एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन चेक कर लिया है अभी तक। अब अपन देखते हैं, ये यहां पर अपन ने जब लिखा ना K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा है, यहां पर मैं बोल रहा हूं ये एप्सिलॉन आर जो है ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो आगे जाकर के आप बुक्स में इसे ये चीज पढ़ेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, या फिर आप इसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल लीजिए, कहीं कोई इशू नहीं है। अब जब मैं इसको डिस्कस करता हूं ना बच्चों, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसका वैल्यू हर एक मीडियम के लिए क्या है, चेंज होता रहता है। तो इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी, इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी, ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों, इट इज यूनिटलेस। ये कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस, इसी के साथ में डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भैया ये आया कहाँ से, मैं मिटा दूंगा, देखो आपको समझा देता हूँ मैं सभी का। इसका अपन को निकालना है, तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला बनाया। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के, यही तो बना। चलो अब इनका डायमेंशन लिख दो एक बार के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिख रहा हूं मैं। वैसे 4 पाई का कोई, एक मिनट रुको, डायमेंशन देख करके बता रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखो अपन ने लिख रखा है यहाँ पर, ये देखो, ये दिखाई देगा आपको कितना भैया, M-1L-3T4A2, ये तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। और K का डायमेंशन M1L3T-4A-2। गौर करो ये सब कैंसिल होंगे, सब कैंसिल होंगे भैया। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस क्वांटिटी। करके देख लीजिएगा, यूनिट से यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप इस चीज को प्रूव कर सकते थे। बात समझ में आई क्या, हाँ। तो ये क्या होता है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। डन हुआ ये। चलिए आगे, अब इस चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हैं ना बच्चों, तो इस चीज को वो डायरेक्ट लिखता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन लिख देता है। इसका मतलब मेरे लिए एक क्वांटिटी और आ रही है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बताओ आ रहा है, नहीं आ रहा, कंपेयर कर लो। आ रहा है, ये क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं रिलेटिव, सॉरी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो एप्सिलॉन है ना, इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा भैया यहाँ पर, क्योंकि इसमें मीडियम भी आ रहा है ना। और इसका यूनिट क्या होगा, ये बन किससे रहा है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर से बन रहा है। तो इसकी यूनिट मल्टीप्लाइड विद इसकी यूनिट, ऐसा ही तो होगा। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कितनी बच्चों, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड विद यूनिटलेस मतलब 1। ठीक है, तो इसकी यूनिट और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट सेम होती है ना। और अगर डायमेंशन की बात करूं तो दोनों का डायमेंशन, दोनों का मतलब एप्सिलॉन का और एप्सिलॉन नॉट का, दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है, दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है। ठीक है, ये बात तो ये ध्यान में रखिएगा। पता चला, तो मैंने के को और के से रिलेटेड क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया है। अब ये बताने का मतलब समझिए, देखो आपके पास में बच्चों 2 चार्ज हैं, आपके पास में क्या है, 2 चार्ज हैं। यहाँ पर अपन मान लेते हैं
एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, और दोनों के मिड में वैक्यूम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। रिपेल कर रहे होंगे तो ये जो F आपने लिखा वैक्यूम में, बोल रहा हूँ बच्चों, वैक्यूम में K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? K की जगह ये वाली वैल्यू पुट की जा सकती है, नहीं की जा सकती है? की जा सकती है ना। ठीक है, चलो ये तो हुआ वैक्यूम में, F0 लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसी की जगह नेक्स्ट केस में इन्हीं दो चार्जेस को इतने ही डिस्टेंस पर रखूं, इन्हीं दो चार्जेस को इतने ही डिस्टेंस पर रखूं, लेकिन मैं यहां पर बीच में रख देता हूं वाटर। बीच में क्या रख दिया, इन दोनों के बीच में अपन ने क्या रख दिया, वाटर रख दिया। चार्जेस अभी भी वही हैं, ठीक है। ये अगेन अभी भी रिपेल ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि वाटर डालने पर अट्रैक्शन हो जाएगा, नहीं। फोर्स की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अगर वो पहले रिपल्सिव था तो बाद में भी रिपल्सिव होगा, अगर पहले वो अट्रैक्टिव था तो बाद में भी वो अट्रैक्टिव ही रहेगा। ये बात ध्यान में रखना, फोर्स की प्रॉपर्टी या फोर्स का नेचर चेंज नहीं होगा। फोर्स की प्रॉपर्टी या फिर फोर्स का नेचर चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार ये जो मीडियम वाला है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ऐसा ही होगा क्या? गौर करो, ये सारी चीज F0 में है क्या? तो मैं इसकी जगह F0 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? F0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा देवताओं? देखो एक बार के लिए आ रहा है ना। इसका मतलब ये है, अगर एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये बताता है कि वाटर डालते ही या मीडियम डालते ही फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में कम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये फिक्स है कि ये मीडियम वाला जो फोर्स है वो हमेशा वैक्यूम वाले फोर्स से कम ही होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये बात ये दिमाग में रखोगे नहीं रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन फोर्स व्हेन अ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हेन एवर वी प्लेस द मीडियम बिटवीन द चार्जेस द फोर्स डिक्रीजेस विद कंपैरिजन टू वैक्यूम। बात समझ में आई क्या? फोर्स डिक्रीज हो जाता है बच्चों। एक और एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको बताता हूं। एक एप्सिलॉन आर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स या मेटल्स, दुनिया में कोई भी मेटल हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो आपका गोल्ड हो, ठीक है। कोई भी अगर मेटल की अगर हम बात करते हैं तो मेटल के लिए हमेशा एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन को समझूं, एक क्वेश्चन डिस्कस करें, कि क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ओके, तो ये यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं, है ना, ये दिक्कत है। ऑलराइट, चलो क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर इफ क्वेश्चन इफ गोल्ड और सिल्वर, जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर एल्यूमिनियम, कुछ भी लिख देना, इफ गोल्ड इज प्लेस्ड बिटवीन द टू stationary charges placed are distance apart from each other, then what will be the electrostatic force या कूलाम फोर्स?
व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम। ठीक है, अगर दो चार्जेस के मिड में क्या प्लेस कर दिया जाए, गोल्ड या सिल्वर प्लेस कर दिया जाए, तो उनके मिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा। तो हमने बोला मीडियम प्लेस कर रहे हो ना, तो मीडियम F naught divided by epsilon r. For any kind of conductor, the epsilon r is infinite. So Fm is equals to F naught divided by infinite, that is 0. ये बात ध्यान में रखना, कंडक्टर को प्लेस करते ही चार्जेस के मिड में लगने वाला फोर्स 0 हो जाता है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। बात समझ में आ गई क्या? पता चला? चलिए, अब अपन ये सारा का सारा कूलॉम्स लॉ था। एग्जाम के अंदर आए तो आपको व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, ये सामने वाला फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा है, इतना काम कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा है, इतना काम कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में अब मैंने आपको चीज़ें बताई कि भैया ये कूलॉम फोर्स कैसे कैसे डिपेंड कर रहा था, है ना। मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा था, मीडियम डालने पर हमेशा फोर्स डिक्रीज होता है, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, और कितना टाइम्स डिक्रीज होता है, तो हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये वाटर के अंदर देखते तो डिवाइडेड बाई 80 लगाते, क्योंकि वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 80 था। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब बात समझिए, कूलॉम्स लॉ है क्या चीज, ये आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये पता चलता है हमें उसकी लिमिटेशन से। किससे? लिमिटेशन से बच्चों। तो लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ ये क्या चीज है बच्चों? बहुत सिंपल है भाई। पहला, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। तो हम बोलेंगे इट इज applicable for stationary point charges। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वहीं पर ही एप्लीकेबल है। दूसरा कहाँ एप्लीकेबल है बच्चों? दूसरा हम बोल सकते हैं कि चार्जेस शुड नॉट बी इन मोशन। मोशन जब होगा तो आप कूलॉम्स लॉ के साथ में अदर फोर्सेस को भी क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तब जा करके ही काम होगा। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी काम करने लग जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, तो ये पहले बात समझ में आई। फिर दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन द charges should be more than 10 to the power minus 15 मीटर, है ना। चार्ज के मिड का जो डिस्टेंस होना चाहिए ना बच्चों, वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों? कोई भी बच्चा अगर आप में ये सोचे कि भैया 10 टू द पावर माइनस 15 या माइनस 14 क्यों लिया, मैंने माइनस 14 लिखा है, मैंने माइनस 15 ही लिखा है। ठीक है, ऐसा क्यों भैया? सोचो, बताता हूँ। अगर आप 10 टू द पावर माइनस 15 लेते हैं तो आपने अगर एटम पढ़ा है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम 10 टू द पावर माइनस 10, और इसी एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस भी होता है। इस न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। और न्यूक्लियस के अंदर कूलॉम फोर्स काम नहीं करता बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। वहां पर न्यूक्लियर फोर्स ही काम करेगा, और न्यूक्लियर फोर्स इज मच मोर पावरफुल देन कूलॉम फोर्स, और ऑलमोस्ट 100 टाइम्स पावरफुल देन कूलॉम फोर्स। ठीक है, और ये वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता। ये हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ये। इसका नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है ना, वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नेचर का नहीं होता। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा।
ठीक है। तो जैसे ही आप 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम पे जाते हैं तो वह न्यूक्लियर फोर्स काम करने लग जाता है, वो कूलाम फोर्स काम नहीं कर पाता। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियस की साइज से ज़्यादा होनी चाहिए। न्यूक्लियस का साइज कितना, 10⁻⁻15, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए डिस्टेंस। बात समझ में आ गई क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कूलाम लॉ को लगाने के लिए। अगर ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती हैं तो आप कूलाम फोर्स आराम से लगाइए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, चार्ज शुड बी एट रेस्ट और स्टेशनरी, और डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी मोर देन -15 मीटर। ऑलराइट, चलिए। और ये लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है। अब मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं, कूलाम्स लॉ की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ कूलाम्स फोर्स। सबसे पहला, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। लॉ को क्या करता है बच्चों, फॉलो। कैसे पता चला, तो जब आप ये पढ़ते हैं तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आ रहा है, और जितने भी फोर्सेस हैं अगर वो इस फॉर्मेट में लिखे गए हैं, है ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसका मतलब वो सारे के सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो सारे के सारे क्या हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, वो उनको फॉलो करेगा ही करेगा। बात समझ में आई। दूसरा, सेकंड वन, इसके बाद में आप देखेंगे कूलाम फोर्स जो है इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इट्स अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन होते हैं। जब भी किन्हीं दो पार्टिकल के मिड में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उन दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग काम करे, उसके अलोंग काम करे, या तो अट्रैक्टिव नेचर में या फिर रिपल्सिव नेचर में, कैसे भी काम करे, लेकिन उस लाइन के क्या करे, अलोंग अगर काम कर रहा है तो फिर वो फोर्स कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, सेंट्रल फोर्स होगा। और ये बात ध्यान में रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलाम फोर्स ये दोनों ही यूनिवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, और ये दोनों ही सेंट्रल फोर्सेज हैं। ठीक है ये बात। तो तीसरा, ये वाला जो फोर्स है इट इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। डिपेंडेंट ऑन मीडियम, ये ध्यान में रखना। मीडियम को चेंज करोगे तो दो चार्जेस के मिड का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस बात को भी हमें क्या रखना है, दिमाग में रखना है, इसको हमेशा बैठा करके चलिएगा। एक और चीज है, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स doesn't depend on मीडियम, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, G m1m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा, न्यूटन ने दिया था, है ना। और इसी को आप क्या बोलते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो। इसके आगे यूनिवर्सल लिखा हुआ है। यूनिवर्सल मतलब दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ ये लॉ ऐसा का ऐसा काम करेगा, इस यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ ये लॉ ऐसा का ऐसा काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना जी, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है बच्चों, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। जी का वैल्यू कितना होता है सभी के लिए और सभी जगह पर, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी का वैल्यू होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलो, लेकिन कूलाम फोर्स और कूलाम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स और यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट है भैया। मीडियम चेंज हो गया तो फोर्स भी चेंज हो गया। ठीक है, तीसरा, ये वाला फोर्स जो है बच्चों, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, उसको फॉलो करता है। अगर
कोई आपको धक्का दे रहा है तो समहाउ आप भी उसको धक्का दे ही रहे होंगे। अगर आप दीवार के ऊपर अपना हाथ मारेंगे तो आपके हाथ को ही दर्द होगा, क्योंकि उतना का उतना फोर्स तो दीवार आप पर लगा रही है। आप सोचिए, जब भी आप दीवार के ऊपर पंच करते हैं या अपना हाथ बहुत तेजी से रखते हैं तो आपके हाथ को ही दर्द महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने फोर्स से आपने दीवार पे हाथ मारा है उतना ही फोर्स दीवार भी आपके हाथ पे मार रही है भैया, इसलिए आपको दर्द हुआ। बात समझ रहे हो? कोई आपको मुक्का मारता है तो आपको दर्द क्यों होता है? क्योंकि अगले ने फोर्स लगाया। इसका मतलब दीवार भी तो आप पे फोर्स लगा रही थी। चलिए, तो ये बात समझिए कि यूनिवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कूलम्ब्स फोर्स सेंट्रल फोर्स है, डिपेंडेंट ऑन मीडियम है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ये क्या करता है? फॉलो करता है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना। अगर आप कंपैरिजन करें ग्रेविटेशनल फोर्स को और कूलम्ब फोर्स को, जिसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देता हूं, तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलमोस्ट 10⁻36 टाइम्स पावरफुल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि कूलम्ब फोर्स जो है वो बहुत पावरफुल है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स। एफ जी जो होता है ना, वो क्या है? वीकेस्ट फोर्स है बच्चों इस यूनिवर्स का, वीकेस्ट नेचुरल फोर्स और फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स, ठीक है? बात समझ में आई क्या ये? पता चला? हाँ देवताओं, चलो, तो अपन को क्या क्या पता है? अपन को इसके लिमिटेशन भी अब पता है और अपन को इसका प्रॉपर्टी भी पता है। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स मेरे हिसाब से क्या है, अब अपना डन है। अगर कुछ भी चीज आएगी अपन हाथों हाथ काम करके देंगे। देंगे नहीं देंगे रे? हैं? चलो आगे काम करते हैं। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। पहला एक क्वेश्चन ले लीजिए, वो डिस्क्राइब करने वाला ही ले लेते हैं। कैसे पता चले कि कूलम्ब फोर्स पावरफुल है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स है? तो हमने क्या लिया, दो पार्टिकल लिए, दो प्रोटॉन लिए। क्या लिए? ये भी एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन मान लेते हैं, प्लस का ई होता है प्रोटॉन के पास में चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर हैं। कितने डिस्टेंस पर है? आप 1 मीटर मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, एक दूसरे से आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो अगर मैं इनके पास में चार्ज की बात करता हूँ और दोनों के पास में सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये तो फिक्स है। ये तो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स। और यदि मैं इन्हीं दोनों प्रोटॉन्स की बात करता हूँ और इनके मास को मैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूँ, इनके मिड का डिस्टेंस आर ले लेता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। ये इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। बताओ होगा नहीं होगा? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिपल्सिव नेचर का, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्टिव नेचर का। बात समझ में आ रही है? पहले तो फोर्स ही चेंज हो गया है। अगर आप देखोगे फोर्स का नेचर चेंज हो गया है। पहली बात समझ में आई। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता तो मैं क्या लिखता? एफ इज इक्वल्स टू, वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो इट विल बी के Q1 Q2, Q1 that is E, Q2 that is again E, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता तो मैं लिखता G, दैट इज कैपिटल G। ओके, फिर M1 M2 दैट इज मास ऑफ प्रोटोन एंड अगेन मास ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? आर स्क्वायर। अब आपको कंपेयर करना है इन दोनों को। कंपेयर करने का मतलब है आपको डिवाइड देना है। अरे कंपेयर करने के लिए कौन सा ज़्यादा है या कौन सा कम है, अब यही तो रेशियो ही तो निकालते हो, या कोई और मेथड यूज़ कर रहे हो? रेशियो निकाल लिया तो हमने लिखा इट विल बी के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं लिखूंगा जी एम पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या रे? हैं? नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि डिस्टेंस सेम रखा था। तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम पी का स्क्वायर। के का वैल्यू वैक्यूम के लिए 9 इंटू 10⁻9। ई कितना? 1.6 इंटू 10⁻−19। और
वापस से 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ये बात तो। डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू देखो, जी कितना 6.67 इंटू 10⁻11। फिर मास ऑफ प्रोटोन 1.67 इंटू 1.67 दो बार आ रहा है ना, इंटू 10⁻⁻27 और इंटू 10⁻⁻27। बताओ कोई दिक्कत है क्या? है 27 दूना 54, 54 होता है भैया। अब आप इस चीज़ को सॉल्व करो और इसका ऑर्डर देखो, पावर वाला ही देखो। मैं बोल रहा हूँ इन सबको काट दो, 1.6 से 1.67 को इसको ऐसा हटा दो, ठीक है। कहीं को इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे को तो पावर में तो चाहिए ना बच्चा, है ना, पावर में ही चाहिए अपन को तो ये सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से काम पावर में करो, इस चीज़ को पावर के अंदर देखो। तो क्या होगा भैया, अगर मैं टोटल पावर देखता हूँ, ये सारी हटा दिया मैंने, ये सब कुछ हटा दिया मैंने, ठीक है। सिर्फ पावर पावर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो 10 की पावर देखो ऊपर क्या चल रहा है, 9 और माइनस का 19, तो ये तो माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10 और यहाँ पे माइनस का 19। ये नीचे देखो 10 की पावर -11 था, ऊपर जाकर के प्लस का 11। फिर ये 27 और 27 54 होगा, 54 ऊपर जाते ही प्लस का 54, ठीक है। तो अब ये रामायण कैसी हुई, माइनस का 10, माइनस का 19, प्लस का 11 और प्लस का ही क्या 54। पावर देखिए 10 की पावर 36 बैठ रहा है मेरे हिसाब से। ऑलमोस्ट बता रहे हैं भैया, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का साइन लगा दो। तो एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी, आप पूरा सॉल्व करके आइएगा, वो वैल्यू निकाल के आइएगा। मैं सिर्फ आपको पावर की रामायण समझा रहा हूँ। इज ऑलमोस्ट 10 की पावर 36। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पता चला क्या? पता चला देवताओं? हाँ, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमने बोल दिया कि ये इतना पावरफुल होता है, ठीक है। चलो, ऐसा आपकी बुक में एग्जाम्पल है, कर लीजिएगा। और डन हुआ? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्विच करते हैं ताकि हमें चीज़ें पता लगना चालू हो जाए, ठीक है। चलो तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, और उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल अब आसानी से हो जाना चाहिए हमारे से, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स अज्यूमिंग अ सेपरेशन ऑफ 4 × 10⁻⁻15 मीटर्स। 10⁻⁻15 मीटर चला गया, लेकिन कूलम्ब फोर्स की बात कर रहा है, कितना लग सकता है देख लेते हैं। एफ इज इक्वल्स टू कितना भैया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, R²। वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, के का वैल्यू कितना 9 × 10⁻⁹। Q1 दैट इज प्रोटोन, प्रोटोन का चार्ज सभी को पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 और पॉजिटिव चार्ज है ये, अगेन 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R²। डिस्टेंस कितना 4 × 10⁻⁻15 और R का स्क्वायर है, अगेन 4 आएगा इंटू 10⁻⁻15। पता चला रे, 4 से इसको हटाया तो 0.4, 4 से इसको हटाया तो 0.4, 4 × 4 16 ही तो होता है। पता चला ये चीज़ तो। फिर इसके बाद में थोड़ा सा पावर को क्या करो, सेटिस्फाई करो। पावर कितनी, प्लस का 9, माइनस का 19, माइनस का 19, फिर ये ऊपर जाएंगे 15 और 15 30 हो गया, और ऊपर जाते ही प्लस का 30 बच्चों। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 10 की पावर 1 ही बैठ रहा है रे। अरे ये तो इतना ही बैठ रहा है, देखो एक बार के लिए, ये यहाँ से 10 की पावर -29, हाँ 10 की पावर 90 है, सिर्फ 90 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ 90 न्यूटन का क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आई? सिंपल सा क्वेश्चन था रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चन को पढ़ लो तसल्ली से, क्वेश्चन को पढ़ लो। और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, देवताओं प्लीज शेयर कर दो यार, हैं अपन लाइव क्लास लगातार ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, करो काम थोड़ा सा, आप भी करो मैं भी करता हूँ। चलो
हाँ, अ सर्टेन चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक कैपिटल Q चार्ज है और इस कैपिटल Q चार्ज को आपने क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू पार्ट्स उसने खुद ने बोल दिए, अगर एक स्मॉल Q है तो दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q ही होगा। फिक्स है भैया, ये तो सभी को पता है। चलो, व्हाट इज Q इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q? आपको Q को कैलकुलेट करना है किसके टर्म में, कैपिटल Q के टर्म में, कि भैया कितना टाइम्स है कैपिटल Q का। If the two parts placed at a given distance apart are to have maximum Coulomb repulsive force। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहले तो आपको इस कैपिटल Q को डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, और इस तरीके से डिवाइड करो कि इन डिवाइड किए गए पार्ट्स में, मतलब स्मॉल q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, इनके मिड में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स काम करे। ये जो F है ना, ये F मैक्सिमम काम करे। ठीक है, तो आपको पहले तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, तो ये बात ध्यान में रखना, ये एफ मैक्सिमम होने के लिए ये स्मॉल क्यू जो है वो इनिशियल चार्ज का हाफ ही होना चाहिए। अगर आप चार्ज को इक्वली डिवाइड करते हो तभी उनके मिड में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। बकायदा आपकी बुक में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये, वैसे है ना। तो क्या बोल रहा है वो, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स तभी वर्क करेगा जब आप चार्ज को क्या करोगे, इक्वली डिवाइड करोगे। मतलब 4 कूलाम का चार्ज अगर आपके पास में है और आपको उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस तरीके से आपको 4 कूलाम के चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि डिवाइड किए गए पार्ट्स में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स लगे, तो इनको आपको 2 कूलाम और 2 कूलाम में ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आंसर पता चल गया। चलो, अब ये आंसर आया कहाँ से, तो हमने बोला कि इनके मिड में लगने वाला पहले तो फोर्स कैलकुलेट करो। फोर्स क्या होगा, के Q1 दैट इज स्मॉल q, Q2 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही है क्या, यही फोर्स लग रहा है। चलो, फोर्स के मैक्सिमम होने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद द चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वापस से बोल रहा हूँ बच्चों, ये मैथमेटिक्स है, और या फिर 11th की फिजिक्स का फर्स्ट फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर है, जिसके अंदर आपने एनर्जी को डिस्कस किया था। फिफ्थ चैप्टर है ना, उसमें आपके पास में एक क्वेश्चन था कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर मिलेगी, तो आपने बोला कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, वहाँ पर मिलेगी जहाँ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। और ये मैक्सिमम को निकालने का मैथमेटिक्स का एक बहुत पुराना फंडा है। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है कि कौन से डिस्टेंस के ऊपर फोर्स मैक्सिमम होगा, तो आप बोलो DF डिवाइडेड बाय DR शुड बी जीरो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। और आपको ये देखना है कि कितने चार्ज के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा, कितने चार्ज के लिए, तो DF डिवाइडेड बाय DQ को आप क्या करो, जीरो रखो, आपको पता चल जाएगा। ये फंडा है। ठीक है, तो हमने बोला फोर्स टू बी मैक्सिमम, फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए DF डिवाइडेड बाय DQ क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर ऐसा है तो मैं इस चीज़ को पहले और सॉल्व कर लूँ क्या। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे के स्मॉल क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही तो है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ D डिवाइडेड बाय DQ, फिर के स्मॉल क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा ही होना चाहिए। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, d डिवाइडेड बाय DQ, ये हो जाएगा k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस d डिवाइडेड बाय DQ के q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऐसा ही तो है। चलो, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो, तो k कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, वेरी तो स्मॉल q कर रहा है, तो यहाँ पर d डिवाइडेड बाय DQ में डिफरेंशिएशन सिर्फ q का ही होगा, माइनस d डिवाइडेड बाय, सॉरी कांस्टेंट को बाहर निकालिए, k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ही कांस्टेंट था यहाँ पर, तो d डिवाइडेड बाय DQ और यहाँ पर q स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल्स टू कितना, जीरो। गौर कीजिएगा बच्चों थोड़ा सा, DQ से DQ क्या हुआ, कैंसिल, या फिर x का डेरिवेशन अगर 1 होता है तो q का भी डेरिवेटिव 1 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस
क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। आपने डी डिवाइडेड बाय डी एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया था ना कभी। क्या होता है, पावर उठ करके आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये 2x ही रिमेनिंग रहेगा क्या? अरे रहेगा। ऐसे ही अगर मैं क्यू स्क्वायर का, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2q होगा, नहीं होगा? और इज इक्वल्स टू कितना? 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 2q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो कट रहा है उसे कैंसिल कीजिए तो आपको पता चलेगा q इज इक्वल्स टू 2q। इसका मतलब स्मॉल q इज इक्वल्स टू q/2। पता चल रहा है क्या? जो आंसर बोला था वही आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो तरीका अगर सीबीएसई एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये है आपके सामने जो अभी अपन ने किया है ना। और अगर अगर ये, अरे यार क्या कर रहा हूं यार मैं आज। ठीक है, और अगर आपके पास में ऑब्जेक्टिव है तो फिर आप डायरेक्ट ये कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिएगा। डन हुआ ये? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं अलग से उठा करके नहीं लाया। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पीछे की ओर जाइए, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। क्या बोल रहा है? दो चार्जेस हैं। एक चार्ज आपके पास में कितना है बच्चों? 0.4 माइक्रोकूलम का है, Q1 मान लेते हैं। ठीक है, और एक और दूसरा चार्ज है Q2, इसकी वैल्यू माइनस की है, माइनस की 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि इन दोनों के मिड का जो डिस्टेंस है वो पता नहीं है, वो दिया हुआ नहीं है, आर मान लेता हूं, लेकिन ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं? 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये एक दूसरे पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, जितना फोर्स Q2 फील कर रहा है उतना ही फोर्स Q1 भी फील करेगा। दोनों के मिड में लगने वाला फोर्स सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन नेचर अलग अलग होता है या डायरेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए तो पहले तो फोर्स कैलकुलेट करते। फोर्स तो काहे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स बोल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो भाई, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एफ। बताओ यही होगा क्या? चलो वैल्यू पुट करो। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, फिर Q1 का वैल्यू 0.4, मैग्नीट्यूड में ही काम करो, हमेशा यही बोलूँगा मैं, इंटू 10⁻⁻, 10⁻⁻⁹, अरे -6, सॉरी, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एफ कितना? सिर्फ 0.2 न्यूटन, 0.2। इससे हटाओगे तो मेरे हिसाब से 2 टाइम्स जाएगा। अब तो ये क्या बचा रे यार? कुछ नहीं बचा है इसका, तो कुछ भी नहीं बचा है यार। हाँ, ये कितना हुआ? 9 इंटू 2 इंटू 0.8, ठीक है, इंटू 10⁻⁹ तो इधर प्लस का, और ये 10⁻⁻12 इधर। ठीक है, -12 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा क्या? ये 18 हुआ। 18 को 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 10 की पावर फिर क्या कर दीजिएगा? -3, और ये आपके पास में जो भी आएगा करके देखेगा भैया कितना आ रहा है। हाँ, 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 18 मल्टीप्लाइड विद 0.8, इतना, इंटू 10⁻⁻3, दैट इज आर स्क्वायर बच्चों, दैट इज आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.44 इंटू 10⁻⁻2, दैट इज आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना हुआ रे? 12 का 12 का स्क्वायर देखो, 12 इंटू 12 144 ही होता है ना, तो ये होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज 0.12 मीटर्स, या फिर 12 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 12 सेंटीमीटर। ये मैथमेटिक्स की, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए।
व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज, ओके सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था, स्क्वायर लिख दिया मैंने, ड्यू टू द फर्स्ट स्क्वायर, है ना। क्या होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सेकंड के ऊपर भी सेम फोर्स लगेगा, ये बात ध्यान में रखना, फोर्स सेम ही वो फील करते हैं, 0.2 न्यूटन ही आएगा, है ना। फोर्स का डायरेक्शन ही क्या होता है, डिफरेंट होता है या अपोजिट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, ये भी आपकी बुक का ही सवाल है, कह रहे क्या बोल रहा है, देखो आपकी बुक का ही सवाल है, 4 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा लिखा हुआ था शायद बुक में, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 माइक्रोकुलाम माइनस 5 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम एंड माइनस 5 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं करवाने वाला हूँ बच्चों, डन है, मैं नहीं करवाने वाला हूं, मैंने शायद ये गलती से ही लिख दिया है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया है। वो पॉइंट क्या है बता देता हूं। पॉइंट है आपके पास में फोर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो जैसे ही इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, आपको ये हाथों हाथ इसका आंसर पता चलेगा कि अरे यार सर आपने इसके लिए रोका था, हैं पहले ही करवा देते, वहीं करवा देते, ठीक है। या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर चार्जेस, ठीक है। ये वाला अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर ही आएगा, ठीक है। वेक्टर मैंने फॉर्म आपको डिस्कस नहीं करवाया है, वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करें एक बार के लिए, वेक्टर फॉर्म को और डिस्कस कर लेते हैं ना, वेक्टर फॉर्म को और डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। किसके थ्रू, कुलाम का जितना भी पार्ट है ना, कुलाम की रामायण जितनी भी है वो सारी मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। चलो तो अपन वेक्टर फॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर मान करके चलिए कि यहाँ पर आपके पास में क्या है, एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर मान करके चलो कि आपके पास में एक चार्ज Q2 है, और अगर हम ये देख करके चलते हैं कि Q1 जो है वो R1 पोजीशन वेक्टर पर है, R1 पोजीशन वेक्टर पर है सेंटर से, ऐसे ही ये जो Q2 है वो R2 पोजीशन वेक्टर पर है, ठीक है। Q1 और Q2 R1 और R2 पोजीशन वेक्टर्स के ऊपर हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये डायरेक्शन ऐसी है दोनों की, R1 और R2 पोजीशन वेक्टर्स की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। फिर Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो Q1 है वो Q2 के ऊपर ऐसा रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इस तरीके का रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ये वाला फोर्स कैसे नाम दोगे, दिस फोर्स इज F, किसके ऊपर लग रहा है, सेकंड के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है, फर्स्ट लगा रहा है, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा एक्चुअली में, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। इतना का इतना फोर्स जो है वो Q2 भी तो लगाएगा भैया, ये थोड़ी छोड़ने वाला है Q1 पर, सेम इतना का इतना फोर्स जो है वो कौन लगाने वाला है, Q2 भी लगाने वाला है। ये लाइन सेम होनी चाहिए, मेरी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है ना, ये सेम होनी चाहिए लाइन, ठीक है। लेकिन ये फोर्स इस बार किस पे लग रहा है, फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है Q1 पे, और लगा कौन रहा है, सेकंड लगा रहा है, तो इसको लिखने का तरीका पता चला, F12 लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, ये बात समझ में आई। इन दोनों चार्जेस के मिड में ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बोल रहा हूं, दिस डिस्टेंस इज R, ये डिस्टेंस क्या है, R है। अब आप चाहें तो इस R को R12 लिख दो या इस R को R21 लिख दो, मैग्नीट्यूड में तो ये सेम ही है, मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ तक नापो, अगर ये स्केल में 2 सेंटीमीटर आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक नापो तो भी ये कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर ही आएगा भैया, स्केल में डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं वेक्टर्स की बात करता हूँ, R21 और R12 की बात करूं वेक्टर में, तो ये वेक्टर डिफरेंट है भैया। आपका R21 इस तरफ काम कर रहा है भैया, ये R21 है वेक्टर में, जहां F12 काम कर रहा है, और आपका R12 की बात करूं तो ये R12 है,
वेक्टर के अंदर, ठीक है, जहाँ F12 काम कर रहा है। बात समझ में आई क्या? चलो, तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको मैं अलग से एक ट्राइंगल बना देता हूँ। क्या ट्राइंगल बनाया वो देखना भैया। ये एक ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिख दूँ क्या? वेक्टर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर O है, यहाँ पर आपका Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। ये R1 का डायरेक्शन इस तरफ है, R2 का डायरेक्शन इस तरफ है, और मैं अभी R21 की बात कर रहा हूँ। R21 का डायरेक्शन ऊपर से देखो, इस तरफ है क्या R21? अरे इसी तरफ है क्या देवताओं? देखो एक बार के लिए, दिखाई दे रहा है? चलो देखो, तो अगर यहाँ पर इस नीचे वाले ट्राइंगल में अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं, पढ़ा है ना आपने? अरे वेक्टर सम के लिए वेक्टर्स लॉ आपने पढ़े होंगे, है ना? ट्राइंगल लॉ, फिर क्या पैरेललोग्राम लॉ, फिर एक पॉलीगन लॉ, ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो वो लॉ क्या बोलता है वो समझिए। यहाँ से यहाँ तक जाओ, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओ, इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक जाओ। अरे यही तो था रे, है। R इज इक्वल्स टू P प्लस Q, याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा? याद दिलाऊं? है कुछ ऐसा बताता हूं कि ओके, ये ऐसा तो डायग्राम आपने पढ़ा ही नहीं होगा, है ना? आपने यूं पढ़ा होगा उसको, ठीक है। इस तरफ P वेक्टर था, इस तरफ Q वेक्टर था, और इस तरफ R चल रहा था, ठीक है। तो आपने लिखा था R वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। बताओ लिखा था नहीं लिखा था? ये कैसा है? इस पॉइंट से इस तरफ गए, फिर इस पॉइंट से इस तरफ गए, तो फाइनली हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दिया। ऐसा ही तो हुआ। मैं सेम सिनेरियो इस जगह पर यूज कर रहा हूं। मैं O से Q1 पर गया और Q1 से Q2 पर गया, दिखाई दे रहा है? एक ही सीक्वेंस चल रहा है। इससे ज्यादा अच्छा होता कि मैं O से डायरेक्ट Q2 चला जाता, उसी के बराबर ही तो आता वेक्टर के अंदर। तो हम बोलते क्या भैया, R1 से जाओ कहां पर? R21 होते हुए तो आप Q2 पे पहुंचोगे, तो आप डायरेक्ट ही पहुंच जाओ। बात समझ में आई क्या? O से Q1 पर और Q1 से Q2 पर जाओ, R1 प्लस R12, सॉरी 21, तो डायरेक्ट ही पहुंच जाओ ना Q2 पर। तो R2 के बराबर होगा नहीं होगा? तो यहां से आपको R21 पता चलेगा। वेक्टर फॉर्म में होता कितना है, कितना भाई? R2 माइनस R1। पता चल रहा है क्या? ये सिंपल सी मैथमेटिक्स पता चली नहीं पता चली बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को, पता चल रहा है ये? चलिए, अगर ऐसा का ऐसा आप R12 वेक्टर में लिखते तो क्या आता भैया? गौर करो, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। करके देख लो आप इस चीज़ को करके देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आप आराम से कीजिए इस चीज़ को, और मेरे को तो बहुत खुशी होगी अगर बच्चे आप ये करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब इस वेक्टर फॉर्म को समझिए कि अगर मैं कूलाम फोर्स को लिखता, जैसे अगर मैं लिखता F21 वेक्टर लिखता, तो ये क्या होता? मैग्नीट्यूड लिखो पहले तो, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर, इतना लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर से दी जाती है भाई देवताओं। यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो हमने बोला इसकी डायरेक्शन R21 में चल रही है, R21 लिखा और यूनिट वेक्टर, ऐसा डन हुआ। यही तरीका है। एंड व्हाट इज यूनिट वेक्टर? ये मेरे को वैसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बता देता हूं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना? वेक्टर में किसका? उसके आयाम का भाग लगा दो, उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दो, उसके परिमाण का भाग लगा दो, डिवाइड कर दो उससे, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ ना, तो ये क्या होगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखते R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21, ऐसा ही लिखते क्या? अब गौर करना भी देता हूँ, गौर कीजिए क्या भैया। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मैं लिखूँगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 और R21 का क्यूब हो जाएगा क्या? और R21 को ऊपर देखो, ऊपर
R21 को ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, R लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको R ही लिख रहा हूँ। तो ये R का क्यूब और ये R21 वेक्टर, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल लिख ही सकता था। तो ये हुआ क्या आपका F21 वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं F12 वेक्टर लिखता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर और यहाँ पर R12 वेक्टर, क्योंकि इसी डायरेक्शन में दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अरे ये देखो देवताओं, डायग्राम देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों की डायरेक्शन देखो, दोनों की ये डायरेक्शन देखो, सेम है नहीं है ना? चलो काम करते हैं। तो ये क्या होगा, इसको वापस से लिख देता हूँ, ये होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर। सॉरी ये गलती की क्या मैंने, हाँ जल्दीबाजी में यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर लिख दिया बच्चों। तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21। क्या किया यार, एक गलती होती तो उसके साथ में बोनस के अंदर एक और गलती। R12, हालांकि बात तो सही थी, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो गौर करो, R12 को सेम है तो R12 का क्यूब, और इसे R लिखा जा सकता है, तो इट विल बिकम के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। R क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख देते हैं R12 वेक्टर। गौर करो R12 इज माइनस ऑफ R21 वेक्टर, दोनों उल्टे ही तो हैं। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मेट को देखता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 बनाता हूँ, तो अब गौर कीजिए दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। हाँ, इसको आप ऐसा लिख दो, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब, और यहाँ पर आप इसे लिख दो माइनस का R21 वेक्टर, ठीक है। और अगर आप इसको देखो तो ये तो पूरी की पूरी F12 की तरह आ रहा है, F12 की तरह ही आ रहा है, दोनों में सेम है ये, बस यहाँ पे R21 प्लस का है, यहाँ पे R21 माइनस का है। तो आप लिख सकते हो कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। बताओ मैथमेटिक्स में ऐसा लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो। वेक्टर फॉर्म का लेना देना सिर्फ न्यूटन्स थर्ड लॉ को बताना है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को बताना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। ये बताना है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर अगर आए कि सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो एग्जाम में F इज इक्वल टू आप यही लिख करके आएंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर R कैप लगा दीजिएगा। एक नंबर में तो इतना इनफ है भैया। हाँ 2 नंबर में पूछ ही ले, हालांकि ऐसा सवाल आएगा नहीं कि भैया न्यूटन्स थर्ड लॉ को आप बताइए, ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर पूछ ही ले तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म पूरा करके आना पड़ेगा। दोनों फोर्स को लिखो और दोनों फोर्स को कंपेयर करवा लो, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट इट एज, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसे हो सके तो शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। टाटा, हैव अ गुड डे, टेक केयर।